आरती 45 साल की हैं और उनके 2 बेटे हैं, एक 15 साल का है और एक 10 साल का। अब उनके छोटे बेटे को ब्लड कैंसर है। डॉक्टर्स ने कीमोथेरेपी के साथ साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने को कहा है। साथ ही ये भी सलाह दी है कि ये बोन मैरो उनका बड़ा बेटा डोनेट कर सकता है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर आरती के मन में बहुत सारे सवाल हैं। उनका सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं बोन मैरो डोनेट करने के बाद उनके बड़े बेटे को किसी भी तरह की दिक्कत तो नहीं होगी। वो चाहती हैं कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, कैसे किया जाता है, कौन करवा सकता है, ये सारी जानकारी एक्सपर्ट से पूछकर शेयर करें ताकि उनकी तरह और लोगों को भी मदद मिल सके। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बोन मैरो असल में होता क्या है। बोन मैरो शरीर में वो जगह होती है हड्डियों के बीच में जो लाल खून, पीला खून और सफेद खून बनाता है। लाल खून ताकत देता है, सफेद खून लड़ने की शक्ति देता है और प्लेटेड खून को रोकता है। ये शरीर की हर लॉन्ग बोन जिसे हम कहते हैं, जिसमें पैर की हड्डी हो, हाथ की हड्डी हो या स्पाइन में हो, खाली जगह होती है जहां पे एक स्टेम सेल इन कोशिकाओं को जन्म देता है। एक दिन एक सेल आपकी बात नहीं सुनता और वो ब्लड कैंसर का आगोश लाता है। ब्लड कैंसर होता है और ब्लड कैंसर के साथ में कीमोथेरेपी के चलते हुए बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मतलब वो जगह जिसमें ये कोशिकाएं बनती हैं, उसको कीमोथेरेपी के माध्यम से मार के मैं नई कोशिकाएं डालता हूं, नया बीज डालता हूं जो वापस से नए सेल बनाता है। इस प्रक्रिया को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी है तो दोस्तों, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिर्फ खून आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। जैसे खेती है, खेत में बीज था, बीज से पौधा लगा, पौधा खराब था, उस खराब पौधे को मैंने मारा, मतलब मैंने कीमोथेरेपी से सारी कोशिकाओं को मार दिया और नया बीज डाल दिया खेत को जोत के। मतलब मैंने कीमोथेरेपी के माध्यम से, कीमोथेरेपी केमिकल के माध्यम से वो स्टेम सेल उन कोशिकाओं को जन्म देता था, उसको मारा और आपके स्वयं के सेल से या भाई बहन या एचएलए मैच सिबलिंग जिसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से नई कोशिकाएं डाल के आपको ब्लड कैंसर से विजयी बनाया। तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया होती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 प्रकार का है। ऑटोलॉगस सेल्फ, स्वयं से सेल लेके लेना, जिसमें मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, मतलब पीडियाट्रिक ब्लड कैंसर या पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर के जो परेशानियां होती हैं उसमें ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट होना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उसमें होना। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में दोस्तों किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट की तरह कोई ऑर्गन नहीं डोनेट करना पड़ता। शरीर में 2 किडनी, 1 हार्ट, 1 लिवर और 4.5 करोड़ लाल कोशिकाएं, सफेद कोशिकाएं। उन 4.5 करोड़ में से सिर्फ आपको 1 लाख कोशिकाएं देनी है, ब्लड सेल जिसे हम कहते हैं। तो सर्जरी नहीं है, हाथ से लेना है, हाथ से ही चढ़ा देना है। इसका मतलब जब तक आप स्टेम सेल डोनेशन करते हो, डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई सर्जरी नहीं होती डोनर के पास। डोनर को सिर्फ और सिर्फ अपना 1 लाख सेल देना है और वो भी कितनी देर में रीजनरेट हो जाते हैं? 10 मिनट में। 10 मिनट के अंदर वो 1 लाख कोशिकाएं दोबारा बन जाती है। तो इसलिए डोनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एलो ट्रांसप्लांट में डोनर हमारा भाई बहन हो सकता है, हमारे माता पिता हो सकते हैं या रजिस्ट्री हो सकती है। तो अगर जो भाई बहन होता है उसे सिबलिंग ट्रांसप्लांट कहते हैं। जो रजिस्ट्री से आता है वो मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट होता है। और जो हाफ मैच होता है, क्यों? क्योंकि मेरी मदर के 7 भाई बहन थे, मेरा 1 भाई है और मेरे बच्चे का कोई भाई नहीं है। अगर मेरे बच्चे को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है तो कहां से लाएगा? या तो रजिस्ट्री से लाएगा या मैं हाफ मैच हूं तो वो मेरे से ले सकता है। इसका मतलब ये है साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि मैं आधा एचएलए मैच भी है तब भी मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकता हूं। तो ये एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। और आप ये मान के चलिए 2000 से लेके 2021 में देश ने निरंतर रूप से बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फील्ड में अग्रिम तरीके से
वृद्धि हुई है। मतलब जो पहले ट्रांसप्लांट सिर्फ कुछ चुनिंदा 2 या 3 सेंटर में होता था, आज वो 80 बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर में होता है। जिसका खर्च पहले बहुत करोड़ों में आता था, वो खर्चा आज शायद हजारों या लाखों में आ चुका है। और जैसे जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से ये खर्चा और कम आता जा रहा है, सो दैट हमारा आखिरी भाई, बंधु, बच्चा जो इस ड्रेडेड बीमारी से, ब्लड कैंसर से ग्रसित है, वो भी अपना मिनिमम से मिनिमम पैसे में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सके। इसीलिए सरकार और फोर्टिस अस्पताल की निरंतर रूप से प्रयास है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेडिकल कॉलेजेस में स्टैब्लिश किया जाए। ईएसआई मेडिकल कॉलेज में ट्रांसप्लांट स्टैब्लिश हुआ, इंदौर मेडिकल कॉलेज में हुआ, बीकानेर मेडिकल कॉलेज में हुआ, सो दैट गरीब से गरीब आदमी को भी एक मौका मिले ब्लड कैंसर को हराने का। अगर हम सही समय पे चले जाएं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट 70 से 80% को क्योर कर देता है, बीमारी को जड़ से हटा देता है। और थैलेसीमिया एप्लास्टिक में तो 90% लोग ठीक हो जाते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद सावधानियां बहुत ज्यादा बरतनी पड़ती हैं 3 महीने तक। देखिए, आपने किडनी सुना होगा, लिवर ट्रांसप्लांट सुना होगा, उसके बाद आजीवन तक दवाई खानी पड़ती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, हमारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट में आजीवन दवाई नहीं खानी पड़ती। जो ल्यूकीमिया का पेशेंट है या ब्लड कैंसर का पेशेंट है, 3 से 4 महीने दवाई खानी पड़ती है, उसको साफ स्वच्छ तरीके से रहना पड़ता है। जो कोरोना विश्व में, कोरोना युग में जो आप प्रिकॉशन लेते हैं, वही प्रिकॉशन लेनी है। हाथ धोते रहना है, कच्चे फल नहीं खाने हैं, साफ सुथरी जगह पे रहना है, मास्क पहन के रहना है और क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना। तो जो कोरोना में आप करते हैं, वही बोन मैरो ट्रांसप्लांट के व्यक्ति को करना आवश्यक है। हाँ, थैलेसीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया है, सिकल सेल है, उसको दवाई 1 साल तक खानी पड़ती है और उसके बाद भी दवाई बंद हो जाती है। 1 साल तक उनका आवाजाही पे रोक होती है, स्कूल नहीं जा सकते हैं, साफ सुथरी जगह पे रहना है, बाहर की चीजें नहीं खा सकते, कच्ची चीजें नहीं खा सकते। पर हाँ, 1 साल के बाद अगर हम ठीक हो जाते हैं, जो कि 90% लोग ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आजीवन आप नॉर्मल तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये बात समझना आवश्यक है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद प्रिकॉशन रखनी है, पर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन नहीं रखने की आवश्यकता पड़ती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हैं या जो भी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब की बातें सुनकर उनको उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैंसर के इलाज के लिए बेहद ज़रूरी है, ये कैंसर को ठीक करने के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि इसकी जो कॉस्ट है, इसका जो प्राइस है, वो इतना ज़्यादा ना हो, इतना महंगा ना हो, ताकि आम आदमी इसको अफोर्ड ना कर सके। इसलिए उम्मीद करते हैं कि सरकार और जो भी अथॉरिटीज़ शामिल हैं इलाज के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, वो इस बात पे ध्यान देंगी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जो कॉस्ट आती है, जो प्राइस होता है, वो इतना कम किया जाए ताकि आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर पाए, ये लाखों में और करोड़ों में ना जाए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आपको पता है टीबी आपकी हड्डियों में भी हो सकता है? इसके बारे में और जानकारी दी डॉक्टर दिनेश ने। बोन टीबी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। अब ये बैक्टीरिया किसी एक्टिव टीबी के मरीज के शरीर से हवा और एयर ड्रॉपलेट के जरिए शरीर में घुसता है। ये आपके फेफड़ों पर ज्यादातर असर करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और ये बैक्टीरिया वहां पर इन्फेक्शन नहीं कर पाता है, तो ये खून के जरिए शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचता है, जैसे पेट और हड्डियां। हड्डियों में सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डी में पहुंचता है, वहां पर एक्टिव इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। अब इसके अलावा हिप जॉइंट और नी जॉइंट यानी आपके जोड़ों में बोन टीबी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। टीबी का इन्फेक्शन होने का प्रमुख कारण है कि अगर आपके आसपास किसी को टीबी का एक्टिव इन्फेक्शन है, तो उनसे आपको हो सकता है। दूसरा कारण है शरीर की लो इम्यूनिटी। लो इम्यूनिटी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आपके शरीर में लंबे समय से कोई इन्फेक्शन पहले से मौजूद है, आपको लिवर या फिर किडनी की कोई बीमारी है जिसके लिए लंबे समय से आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, कैंसर है और उसके लिए कीमोथेरेपी चल रही है। इन हालातों में शरीर की इम्यूनिटी लो रहती है। ऐसे में शरीर के अंदर टीबी का इन्फेक्शन एक्टिव रहने की संभावना बढ़ जाती है। स्मोकिंग या शराब से भी लो इम्यूनिटी होती है, जिससे टीबी का एक्टिव इन्फेक्शन हो सकता है। बोन टीबी का सबसे सटीक इलाज है एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट। इसमें टीबी की मुख्य दवाइयों का 6 से 18 महीनों तक का कोर्स होता है। ये डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लेना चाहिए। अगर 3-4 महीने के बाद लगता है कि लक्षण ठीक होने लगे हैं और दवाइयां बंद कर दी जाती हैं,
तो टीबी का बैक्टीरिया पूरी तरह से शरीर में मरता नहीं है। कुछ समय बाद वो दोबारा एक्टिव हो जाता है। दूसरी बार एक्टिव होने के बाद जो इन्फेक्शन होता है उस पर टीबी की मुख्य दवाइयां असर नहीं कर पाती हैं। अगर बोन टीबी बहुत एडवांस स्टेज में है, जिसमें हड्डियों का आकार भी बदल गया है, लकवा मार गया है, तो इस स्टेज में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें रीढ़ की हड्डी में जो रस्सी बन गई है उसे निकालना पड़ता है। जो हड्डियां खराब हो गई हैं उनको स्क्रू डालकर फिक्स करना पड़ता है। अब ज्यादातर मरीजों में एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट लेने से टीबी का इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जानते हैं कि कोविड-19 के मरीजों के लिए प्रोटीन का सेवन बढ़ाने की सलाह क्यों दी जाती है और हाई प्रोटीन के लिए आप अपने खाने में क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं। कोरोना के मरीजों के लिए अच्छी डाइट लेना जरूरी है, खासकर उन्हें पर्याप्त प्रोटीन का सेवन करने के लिए कहा जाता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति कहती हैं कि कोविड पेशेंट के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। पर्याप्त प्रोटीन कोविड से रिकवर करने में मदद करता है, क्योंकि प्रोटीन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। प्रोटीन इम्यून सेल फंक्शन को काम करने में मदद करता है, इम्यून सेल्स को बढ़ाने में भी मदद करता है और एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में मददगार साबित होता है। प्रोटीन के लिए आप अपने खाने में दालें, राजमा, चना, छोला, काला चना, दूध और दूध से बनी चीजें जैसे कि दही, पनीर, इसके अलावा सोयाबीन, चिकन, मछली और अंडा शामिल कर सकते हैं। प्रोटीन के साथ साथ अलग अलग फूड ग्रुप्स से खाने की चीजें सही मात्रा में भी होनी चाहिए। आपको अपनी डाइट में अनाज, सब्जी, फल और मेवे शामिल करने चाहिए। हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। स्मोकिंग और शराब से परहेज करना चाहिए। प्रोसेस्ड, रिफाइंड और पैकेज्ड चीज़ों के बजाय ताज़ा खाना खाना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।